हेलो, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। और जैसा कि हम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के सीरीज कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने दूसरे चैप्टर के 2 पार्ट कवर कर लिए थे। ठीक है, आज हम इसका 3rd पार्ट कंप्लीट करेंगे, दो ध्रुवीयता का अणु। ठीक है, तो इसका 3rd पार्ट है। इससे पहले हमने 2 पार्ट कवर किए हुए हैं, और जिन्होंने भी नहीं देखे वो दोनों पार्ट, तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, देखो ये जो 3rd पार्ट है, दो ध्रुवीयता का अणु, इसके 2nd पार्ट में मैंने पढ़ाया था आपको कि किस तरीके से जो मिखाइल गोर्बाचेव हैं वो सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य होते हैं, लेकिन वो प्रॉपर उसमें इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, उसमें रिफॉर्म्स नहीं ला पाते, और रिफॉर्म्स के लिए कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनकी जो कोशिश है वो पूरी तरह से नाकाम होती है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे मिखाइल गोर्बाचेव ने कुछ नीतियां अपनाई और वो नीतियां सक्सेसफुल नहीं हुई। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि उनकी नीतियों के बाद सोवियत संघ का क्या हुआ। तो जो मिखाइल गोर्बाचेव ने जो नीतियां अपनाई, उसके बाद सोवियत संघ जो है उसका विघटन देखने को मिला। किसका विघटन देखने को मिला? सोवियत संघ का विघटन। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, जो कि हर साल इसके विघटन से लेकर 6 कारण हमेशा पूछे जाते हैं कि सोवियत संघ का जो विघटन है वो क्यों हुआ। ठीक है, तो सोवियत संघ का विघटन, इसके क्या कारण थे, तो विघटन के कारण क्या थे इसके, ये आज हम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद विघटन के बाद इसका रिजल्ट क्या आया उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सोवियत संघ का विघटन जो है कहां से माना जाता है, तो सोवियत संघ का जो विघटन है वैसे 1989 में जब बर्लिन की दीवार का गिरना, ठीक है, यानी कि 1989 में जब बर्लिन की दीवार गिरी और जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया, तो इसके बाद से ही सोवियत संघ के विघटन की स्थिति शुरू हो गई। और 1991 में जर्मनी का विघटन कब हुआ? 1991 में जर्मनी का विघटन हो गया। ठीक है, तो विघटन जब हुआ 1991 में, कब हुआ है? 1991 में जर्मनी का विघटन हुआ, और इसके विघटन की शुरुआत क्या मानी जाती है? 1989 के बर्लिन की दीवार गिरने के बाद जो सोवियत संघ है उसका विघटन हो चुका था, होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसके विघटन के कारण कौन कौन से थे, कौन कौन से ऐसे कारण थे जिससे माना जाता है कि सोवियत संघ का विघटन हुआ है। ठीक है, तो इसके कारण पढ़ेंगे। इसमें पहला कारण आता है हमारा कि नौकरशाही का प्रभाव। ये पहला कारण है कि सोवियत संघ का विघटन जो हुआ उसका फर्स्ट रीजन है नौकरशाही का प्रभाव। अब देखो एक कारण क्या है, नौकरशाही का प्रभाव का मतलब है कि जो सोवियत संघ था, ठीक है, उस पे पूरी तरह से नौकरशाही का दबदबा, शिकंजा देखने को मिलता था। अब नौकरशाही के शिकंजे के कारण क्या है कि वहां के लोगों की जो आवश्यकताएं थी वो पूरी नहीं हो पाती थी। क्यों? क्योंकि लोगों की बात जो है वो वहां के अधिकारी, वहां के जो नौकरशाह थे वो नहीं मानते थे, जिससे वहां के लोगों में अपने सरकार के प्रति और जो उनके नौकरशाह थे उनके प्रति हीन भावना उत्पन्न होने लगी। ठीक है, ध्यान सुनना, नौकरशाही का प्रभाव क्या है कि सोवियत संघ में नौकरशाही का प्रभाव था, और इतना ज्यादा प्रभाव था कि वो लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, और लोगों की जो मांगे होती थी उनको वो पूरा नहीं करते थे। ठीक है, और जिससे क्या हुआ, वहां के लोगों ने अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी।
ठीक है, यही कारण रहा कि नौकरशाही का दबदबा कम कैसे किया जाए। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन था। अब मैं दूसरे कारण की बात करूं कि जो सोवियत संघ का विघटन का जो दूसरा कारण है वो क्या है, तो वहां है रूस का प्रभाव। ये दूसरा रीजन। ठीक है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको याद रखने, एक ही पॉइंट आपको लिखना है साथ के साथ ही। ठीक है, कि नौकरशाही के प्रभाव के बाद जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है वो किसका है, रूस का प्रभाव। देखो रूस का प्रभाव क्यों माना जाता है, क्यों कहा जाता है कि रूस का जो डोमिनेट था उससे सोवियत संघ विघटित हुआ। ठीक है, ऐसा क्यों, तो देखो यहां पे एक चीज समझाता हूं मैं तुम्हें। जो यूएसएसआर है, ठीक है, ये अकेली कोई एक कंट्री नहीं थी, ये 15 गणराज्यों का समूह है। ठीक है, कितने, 15 गणराज्यों का ये समूह था। और 15 गणराज्य होने के कारण इसमें 15 अलग अलग राज्यों की भूमिका देखने को मिलती थी। और इन 15 के 15 राज्यों में सबसे बड़ा जो राज्य था वो था रूस। ठीक है, इन 15 गणराज्यों में सबसे बड़ा जो राज्य था, गणराज्य था, वो कौन सा था, रूस। और यही कारण था कि रूस का इन 15 के 15 गणराज्यों पर दबदबा देखने को मिलता था। और यूएसएसआर में जो भी निर्णय लिए जाते थे या जो भी डिसीजन लिया जाता था वह केवल रूस के कहने पर ही लिया जाता था। ठीक है, ध्यान से सुना कि रूस का प्रभाव क्या था, कि क्यों इन 15 गणराज्यों में आपसी जो टकराव है, मतभेद है, वो देखने को मिलता है। तो क्यों देखने को मिलता है, जो रूस है ये एक सबसे बड़ा गणराज्य था यूएसएसआर का, क्योंकि इसमें टोटल 15 गणराज्य शामिल थे। अब ये बड़ा होने के कारण इसका प्रभाव सबसे ज्यादा हमें यूएसएसआर यानी सोवियत संघ पर देखने को मिलता था। अब इससे क्या हुआ कि जो सोवियत संघ है वो सारे डिसीजन कौन लेता था, सोवियत संघ के सारे डिसीजन वो रूस लेता था। और रूस के द्वारा ही सोवियत संघ की कार्यवाही का संचालन किया जाता था। ठीक है, ध्यान है, क्या बताया मैंने कि जो रूस है उसी के द्वारा सोवियत संघ का काम चलता था। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि जो बाकी 14 गणराज्य थे, ठीक है, जो बाकी 14 रह गए, 14 गणराज्य रह गए, उनको ये लगने लगा कि हम तो यूएसएसआर का पार्ट है ही नहीं, हमसे पूछकर कोई नीतियां ही नहीं ली जाती, या हमारे हितों को, हमारे अधिकारों को नजरअंदाज किया जाता है। ठीक है, इन 14 के 14 गणराज्यों को क्या लगने लगा कि इनके जो हित हैं, इनके जो अधिकार हैं, उसको यूएसएसआर तवज्जो नहीं दे रहा। ठीक है, ऐसा इन 14 गणराज्यों को लगने लगा। और जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई तो इन्होंने क्या क्या आपसी इनमें मतभेद उभर कर सामने आने लगे। और इतना मतभेद होने लगा कि इन राज्यों ने अपनी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करनी शुरू कर दी। ठीक है, और उसके बाद कई सारी प्रॉब्लम भी आई। तो प्रॉब्लम क्या आई तो ये हम पढ़ेंगे इसके बाद, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम में पढ़ेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी। ठीक है, तो ये तो था रूस का प्रभाव कि किस तरीके से रूस का प्रभाव वहां पे देखने को मिलता था। ठीक है, 2 रीजन हो गए। तीसरा रीजन था वहां पे एक दल का शासन। ठीक है, तीसरा रीजन है एक दल का शासन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां पे यूएसएसआर में केवल एक ही दल, ठीक है, एक दल यानी कि साम्यवादी दल। ठीक है, रूस का एकमात्र दल जो था वो था साम्यवादी दल। ठीक है, जिसे हम रूस साम्यवादी दल कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रसिया। ठीक है, तो यहां पे केवल एक ही था, केवल साम्यवादी दल। और एक दल होने के कारण यहां पे किसी भी अन्य दलों को चुनाव में भाग लेने का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। और अगर कोई चुनाव में भाग लेता भी तो केवल साम्यवादी दल के आधार पर ही चुनाव लड़ सकता था। इसी वजह से पूरे यूएसएसआर पर केवल एक ही पार्टी थी, और पार्टी जो भी कार्य करती उस कार्य को सभी जनता, सभी
जितने भी गणराज्य थे उन सभी को उस पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को मानना पड़ता था। ठीक है, यानी कि क्या होता था कि जो भी एक दल का शासन होने के कारण जो भी साम्यवादी दल निर्णय लेता, उस निर्णय को इन सभी गणराज्यों सहित वहां की जितनी भी लोग थे उन सभी लोगों को इसकी बातें माननी पड़ती थी। ठीक है, इसी कारण वहां पे जो अन्य पार्टियां उभर कर आ रही थी उन्होंने इसकी आलोचना करनी शुरू कर दी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, यानी जो अन्य पार्टियां थी वहां पे उन्होंने इसकी आलोचना करनी शुरू कर दी। और जब आलोचना करनी शुरू की तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे विघटन की तरफ जाने लगा। ठीक है, तो ये तो हुई एक बात। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि और क्या कारण हो सकते हैं, तो आर्थिक व राजनीतिक कारण। ठीक है, अब देखो ये कारण कैसे, आर्थिक और राजनीतिक या सांस्कृतिक और राजनीतिक कारण, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक कह सकते हैं इसे, सामाजिक और राजनीतिक कारण, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकरण। देखो कारण, ठीक है, अब ये है क्या कि वहां का समाज और वहां की राजनीतिक व्यवस्था कैसे थी। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में कि जो वहां का समाज था वो कैसा था कि सारे राज्य के अधीन थे। ठीक है, समानता पर आधारित थे और राज्य द्वारा ही निर्णय लिए जाते थे। लेकिन यहां पे हम देखने को ये मिलता है कि जो वहां का समाज था, ठीक है, और वहां पे राजनीतिक अधिकार नहीं थे। ठीक है, यानी कि वहां पे वोट डालने का अधिकार नहीं था। ये क्या देखते हैं हम यहाँ पे, समाज में विचार और अभिव्यक्ति, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी यहां पे। ठीक है, और दूसरा यहां पे वोट डालने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें देखने को मिलती थी वहां का समाज या वहां की राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो वहां के समाज में और वहां की राजनीतिक व्यवस्था में क्या देखने को मिलता है हमें कि वहां पे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। यानी कि वहां के लोग अपने विचारों को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते थे और साथ ही साथ वहां के लोगों को वोट देने का अधिकार भी नहीं मिला हुआ था। और वोट देने का अधिकार नहीं मिला था जिसकी वजह से क्या है कि वहां के जो लोग थे वो अपनी सरकार से खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि वहां पे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हो। क्यों? क्योंकि वहां पे राजनीतिक कारक में वहां पे शासक एक दल तो था लेकिन वहां की सरकार जो है वहां की जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। ठीक है, तो यहां पे हमें देखने को मिलता है कि जो सरकार है उससे वहां की जनता खुश नहीं थी। ठीक है, तो ये कुछ कारण हुए। और इसके और दूसरे कारणों की बात की जाए तो देखो, अगर मैं पांचवें कारण की बात करता हूं, ठीक है, तो पांचवा कारण हमें क्या देखने को मिलता है, अत्यधिक हथियारों पर खर्च। ठीक है, यानी कि ये हमारा पांचवा कारण, इसके पूरे 6 कारण हैं और ये 6 के 6 आपको विथ पॉइंट एंड एक्सप्लेनेशन, इस पॉइंट को भी लिखने हैं 6 के 6 और 6 की एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये हर साल आपके एग्जाम में आता है, 101% कंपल्सरी है ये क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। हर साल आप कोई सा भी एग्जाम देख सकते हो, फाइनल सीबीएसई का, बोर्ड का, हर पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि सोवियत संघ का विघटन किन कारणों से हुआ, क्योंकि सीबीएसई इसको कंपल्सरी बना रखा है, समझ लो। ठीक है, हर साल आता है क्वेश्चन ये। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट में 6 फैक्टर है इसके, 6 कारण है इसके,
6 रीजन है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं फिफ्थ कि अत्यधिक हथियारों पर खर्च। अब देखो ये है क्या, अत्यधिक हथियारों पर खर्च क्या है? अत्यधिक हथियारों पर खर्च करने का मतलब है कि जो यूएसएसआर था, ठीक है, यहां पर समझने की कोशिश करो, ठीक है। देखो जो यूएसएसआर था, ठीक है, इसने क्या क्या हथियारों पर अत्यधिक खर्च करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये चाहता था कि किसकी, यूएसए की बराबरी कर सके, ठीक है। ये चाहता था कि जो यूएसए है उसकी बराबरी ये कर सके, इसलिए इसने ज्यादा से ज्यादा हथियारों पर खर्च करना शुरू कर दिया ताकि ये अपनी सैन्य क्षमता में, सैन्य पावर को लेकर जो इसकी सैनिक व्यवस्था है, और किसकी, इसकी जो सैनिक क्षमता है, ठीक है, जो सैनिक क्षमता जो है इसकी, ठीक है, सैनिक क्षमता को सबसे ज्यादा मजबूत कर सके और अपनी सैन्य शक्ति को अमेरिका के बराबर बना सके। इसीलिए वो क्या करता था, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता था, ठीक है। जो वहां के लोग थे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता था वो, जिससे क्या हुआ, हथियारों पर अत्यधिक खर्च होने की वजह से क्या हुआ, वहां की जो आर्थिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति का खराब होना, ठीक है। यानी कि इससे क्या होगा कि हथियारों पर ज्यादा खर्च करने के कारण क्या हुआ, वहां की जो आर्थिक स्थिति थी वो पूरी तरह से खराब होने लगी। और आर्थिक स्थिति खराब होने से क्या हुआ, कई सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिली, ठीक है। देखो क्या क्या प्रॉब्लम आई, ठीक है, तो लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो वीडियो स्टॉप करके लिख लेना, ठीक है। देखो क्या क्या प्रॉब्लम आई, ठीक है। देखो क्या क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। यहां पे बताया गया कि आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, किसके कारण, अत्यधिक हथियारों पर खर्च, ठीक है। अत्यधिक हथियारों पर खर्च करने से क्या हुआ कि जो यूएसएसआर की आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति का खराब होना, ठीक है। इससे क्या हुआ, वहां की जो आर्थिक स्थिति वो खराब हो गई, इतनी खराब हुई कि उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होने लगी, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होने लगी, और इसके साथ ही साथ बेरोजगारी होने लगी, बेरोजगारी, महंगाई, ठीक है। ये सिचुएशन हमें वहां पे देखने को मिली, किसके कारण, केवल अत्यधिक हथियारों पर खर्च करने के कारण। ज्यादा जो पैसा है वो हथियारों पर लगा दिया जाता था, और हथियारों पर लगाने के कारण क्या हुआ, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होने लगी। उपभोक्ता वस्तु का मतलब क्या है कि जो उत्पादन का स्तर है वो कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि सारा पैसा कहां जा रहा था, केवल मिसाइलें बनाने में, सेनाओं पे, ठीक है। और वो भी केवल मिसाइलें बनाने में, सेनाओं में भी नहीं, ठीक, केवल मिसाइलों को बनाने में, केवल अपने आप को हथियारों से ज्यादा शक्ति संपन्न बनाने में। सैनिकों पर भी खर्चा नहीं करते थे, केवल अपने हथियारों पर खर्चे थे कि ज्यादा जो आधुनिक हथियार है, ठीक है, आधुनिक यानी कि जो न्यू टेक्नोलॉजी के जो वेपन्स आए हैं, जो नई तकनीक के हथियार आए हैं, उसको खरीद सकें, उस पर पैसा खर्च करते थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, वहां पे आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जिससे क्या हुआ, उपभोक्ता यानी कि जो उत्पादन था वो कम हो गया, तो लोगों को उनकी जरूरत की चीजें नहीं मिलती थी, लोगों को उनको जितनी चाहिए होती थी चीजें उतनी नहीं मिलती थी, ठीक है। इसके साथ साथ वहां पे बेरोजगारी और महंगाई भी देखने को मिली। बेरोजगारी महंगाई तो देखने को मिली क्योंकि वहां पे उपभोक्ता वस्तु की कमी होने लगी, उत्पादन कम होने लगा, तो क्या है कि काफी लोग बेरोजगार हो गए, और उपभोक्ता वस्तुओं के कारण क्या हुआ, कमी के कारण महंगाई बढ़ने लगी, यानी कि जो चीजें थी वो धीरे धीरे महंगी होने लगी। क्यों, क्योंकि जितनी मांग थी उतनी सप्लाई नहीं हो रही थी, और जब सप्लाई कम हो और मांग ज्यादा हो तो कीमतें हमेशा बढ़ने लगती हैं, ठीक है। तो ये कारण हमें देखने को मिलता है कि जो महंगाई है वो हमें देखने को मिली है, ठीक है।
अब जो ये महंगाई है वो क्यों मिली देखने को, तो देखो जब ये महंगाई हुई, ठीक है, अब ये तो आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, तो इसका जो 6 कारण है, ठीक है, 5th था, और इसका 6ठा कारण जो है वो आता है अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, ठीक है, 1979 अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप। अब देखो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि वहां की आर्थिक स्थिति सही नहीं हो रही थी, ठीक है, तो अब इसी स्थिति में क्या क्या उसने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर दिया, सोवियत हस्तक्षेप या सैनिक हस्तक्षेप कह सकते हैं इसे, सोवियत कह लो या फिर सैनिक कह लो, ठीक है, दोनों ही कह सकते हैं, सोवियत हस्तक्षेप या सैनिक हस्तक्षेप। यानी यूएसएसआर ने क्या किया, अपनी जो सेनाएं हैं वो कहां भेज दी, अफगानिस्तान में। अब अफगानिस्तान में सेनाओं को भेजने के कारण क्या हुआ, एक तो पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर था, ऊपर से क्या हुआ, जब यहाँ पे सेनाएं गई तो सैनिकों के लिए सारी चीजें देनी थी, लेकिन इसके पास इतना पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं थे, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, ये पूरी तरह से खत्म हो गया और धीरे धीरे इसका विघटन होने लगा, ठीक है। तो ये हमें इसमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से इसका विघटन होना शुरू हुआ। तो ये रीजन थे, सोवियत संघ ने जब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया तो उससे क्या हुआ कि जब तक सेना अफगानिस्तान में थी तब तक सारा जिम्मा ये था कि सोवियत संघ अपनी सेनाओं को सुरक्षा दे, खाने पीने की चीजें दे, वहां पे जितने भी रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है सेनाओं को वो दे, लेकिन इसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि वो वहां पे देता तो कितना देता, ठीक है, और यहाँ पे सैनिकों की सहायता के कारण इसकी जो आर्थिक सिचुएशन है और ज्यादा खराब हो गई, और बाद में 1991 में सोवियत संघ का विघटन देखने को मिला, ठीक है। तो इन कारणों से हमें सोवियत संघ का विघटन देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इसके विघटन के बाद क्या हुआ, ठीक है। तो देखो इसके विघटन के बाद क्या हुआ है, ठीक है, इसके विघटन के बाद क्या हुआ, ठीक है। तो इसके विघटन के बाद क्या हुआ, तो देखो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, ठीक है, तो इसके जो परिणाम है वो क्या हुए, यानी कि जो सोवियत संघ का विघटन हुआ, अभी हमने 6 कारण पढ़े सोवियत संघ के विघटन के, ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिकैप करवाता हूं। 6 कारण क्या थे, फर्स्ट, आगे पीछे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फर्स्ट, नौकरशाही का प्रभाव देखने को मिला, ठीक है, रूस का प्रभाव देखने को मिला, एक दल का शासन था, सामाजिक और राजनीतिक कारण देखने को मिला हमें, हथियारों पर ज्यादा खर्च करता था, और अफगानिस्तान में हस्तक्षेप, ठीक है। इसका मूल बिंदु क्या था सोवियत संघ के विघटन का, तो 1989 बर्लिन की दीवार का गिरना, वहीं से इसकी शुरुआत हो गई। जब यहां से इसकी शुरुआत हुई, सोवियत संघ का जब विघटन हुआ, तो इसका परिणाम हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम का मतलब क्या है कि अगर सोवियत संघ रहा ही नहीं तो विश्व व्यवस्था में क्या क्या चीजें देखने को मिली, क्या क्या परिवर्तन है। कई बार इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन टर्न किया जाता है वो यही पूछा जाता है कि 1991 के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बदलाव, ठीक है। यानी कि हमें तो क्वेश्चन ये पढ़ाया जा रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, हमें ये नहीं बताया जा रहा कि 1991 के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बदलाव क्या है, ठीक है। और एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन को टर्न कर देता है, टर्न करता नहीं समय, तो हमने तो ये पढ़ा है, ये पूछा गया, पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो इसका सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है कि 1991 के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बदलाव, यानी क्या बदलाव आया अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, जो हमारी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था थी उसमें हमें क्या चेंजेस देखने को मिले। तो ये कब पता चलेगा, जब हमें पता है कि विघटन के परिणाम क्या हुए, ठीक है। तो कुछ परिणाम है इसके, ठीक है, वो ध्यान रखना है तुम्हें। देखो
पहला परिणाम। अब जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, विश्व दो ध्रुव से एक ध्रुव और बहुध्रुव बन गया। क्या हो गया? विश्व का एक ध्रुवीय बनना। ठीक है, यानी कि विश्व जो था, पहले दो ध्रुव था ना, एक तरफ यूएसएसआर और दूसरी तरफ यूएसए था, एक ये ग्रुप था और एक ये ग्रुप था। अब क्या हुआ? जैसे इसका विघटन हो गया, अब ये केवल ये रह गया, ये खत्म हो गया। ठीक है, यानी यूएसएसआर खत्म हो गया और यूएसए रह गया। तो विश्व क्या हो गया? विश्व का एक ध्रुवीय बनना, यानी कि विश्व पहले दो ध्रुव में बटा हुआ था, दो भाग में बटा हुआ था, एक था यूएसए, दूसरा था यूएसएसआर। लेकिन अब विश्व क्या हो गया? केवल एकमात्र पावर रह गई यूएसए। ठीक है, समझ में आया? इसका विघटन क्या हुआ? विघटन का पहला पॉइंट है विश्व का एक ध्रुवीय बनने। पहला बदलाव जो 1991 के बाद आया वो ये था कि विश्व पहले दो भागों में बटा हुआ था, एक तरफ यूएसएसआर और दूसरी तरफ यूएसए। दो गुट थे। अब ये दो गुटों में से एक गुट जो है ये खत्म हो गया और केवल यूएसए रह गया, और इसी के कारण जो विश्व है वो एक ध्रुवीय बन गया। ठीक है, पहला कारण। दूसरा, जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हुआ, शीत युद्ध की समाप्ति। ठीक है, यानी कि जो यूएसएसआर है उसके विघटन के साथ ही, ध्यान सुनना, सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई। ठीक है, क्योंकि शीत युद्ध किसमें चल रहा था? इन दोनों में। ठीक है, शीत युद्ध किसमें चल रहा था? इन दोनों में। ठीक है, यानी यूएसए और यूएसएसआर में शीत युद्ध चल रहा था, यानी कि एक तरफ यूएसए था और दूसरी तरफ यूएसएसआर। ठीक है, इन दोनों यानी यूएसएसआर और यूएसए में ही शीत युद्ध चल रहा था। अब शीत युद्ध करने के लिए, क्योंकि दोनों में क्या था? टेंशन थी ना। शीत युद्ध पहला चैप्टर देखा होगा तुमने, पढ़ा होगा, तो उसमें बताया गया है शीत युद्ध क्या था कि दो ग्रुप के बीच या दो गुट के बीच वॉर ना होकर केवल टेंशन की स्थिति बनी रहना, केवल संघर्ष की स्थिति को बनाए रखना, लेकिन किसी भी तरीके का वो रियल वॉर नहीं होगा। ठीक है, केवल टेंशन बनी रहेगी, हाँ अभी एक दूसरे पे अटैक कर देंगे, लेकिन वॉर नहीं होगा। शीत युद्ध था। अब ये दोनों इन दोनों के बीच था, यूएसएसआर और यूएसए। जब यूएसएसआर रहा ही नहीं, एक महाशक्ति रही नहीं, तो दूसरी महाशक्ति किसके साथ संघर्ष बना के रखेगी? तो संघर्ष बनाने के लिए कोई दूसरी शक्ति बची ही नहीं। जब दूसरी शक्ति नहीं बची तो इससे क्या हुआ? शीत युद्ध की समाप्ति होगी। ठीक है, जो शीत युद्ध है वो खत्म हो गया। क्लियर? अब इसके बाद और क्या क्या चेंजेस देखने को मिले? तो देखो, यूएसए का महाशक्ति बनना। ठीक है, एक और मेजर चेंज था हमारे राष्ट्रीय राजनीति में कि अब जो है एकमात्र सुपर पावर यूएसए बची। पहले ये था कि अमेरिका का प्रभाव तो था, लेकिन उसके प्रभाव को यूएसए रोकता था। लेकिन अब क्या हुआ? अब केवल बस क्या हुआ? अमेरिका ही एकमात्र शक्ति रह गई। ठीक है, एकमात्र शक्ति अमेरिका बची गई और यूएसए जो है पावरफुल, एकदम स्ट्रॉन्ग कंट्री बनकर उभरा। ठीक है, तो ये चीजें हमें शीत युद्ध के बाद, या कह सकते हैं हम सोवियत संघ के बाद देखने को मिलती है कि जो अमेरिका है वो एक पावरफुल बनकर सामने आया। ठीक है, अब जब ये पावरफुल बनकर सामने आया तो इससे क्या हुआ? विश्व में अमेरिका का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला, चाहे वो आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो। अब केवल अमेरिका ही था और अमेरिका के अलावा विश्व में कोई दूसरी शक्ति नहीं थी जो अमेरिका को चैलेंज कर सके उस समय। ठीक है, तो अमेरिका एक महाशक्ति बन गया। इसके बाद हमें क्या देखने को मिला? CIS। ठीक है, स्वतंत्र नए स्वतंत्र राष्ट्र को बोलते हैं इसको हम बोल सकते हैं नए राष्ट्र राज्यों का
उदय। ठीक है, नए राष्ट्र राज्य का उदय, CIS की फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, स्वतंत्र राष्ट्रों का, राज्यों का राष्ट्रकुल। ठीक है, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। ठीक है, राष्ट्रकुल या राष्ट्रकुल बोलते हैं इसको हम। ठीक है, यानी कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, ये हमें यहां पे देखने को मिला। ठीक है, CIS, यानी कि अभी हमने पढ़ा था कि यूएसआर में कितने गणराज्य थे, 15 राज्य थे। अब यूएसआर का विघटन होने के बाद क्या हुए, 15 के 15 राज्य क्या हो गए, नए राज्य बन गए, नए राष्ट्र राज्य बन गए, मीन्स यानी कि इंडिपेंडेंट हो गए, स्वतंत्र हो गए, एक नए राज्य के रूप में उभर कर सामने आए। ठीक है, पहले ये यूएसआर के साथ थे, अब ये स्वतंत्र राज्य थे, इसलिए बोला जाता है CIS, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, नए राष्ट्र राज्यों का उदय। हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो नए नए राष्ट्र थे वो यहाँ पे हमारे सामने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये चेंजेस हमें देखने को मिला। इसके साथ साथ एक परिणाम और है, बाल्कन या बल्कान, ठीक है, क्षेत्रों में संघर्ष। ठीक है, एक ये और परिणाम देखने को मिलता है कि जो बल्कान क्षेत्र थे, बल्कान क्षेत्र का मतलब क्या है कि जो ये 15 राज्य थे, इनमें इंडिपेंडेंट और इनकी बाउंड्री को लेकर यहां पे सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो गई। किसकी, सिविल वॉर, यानी गृह युद्ध की सिचुएशन जो थी यहां पे हमें देखने को मिली। ठीक है, तो ये बल्कान क्षेत्रों में संघर्ष की स्थिति हमें देखने को मिलेगी। जितने भी 15 राज्य थे उनकी बाउंड्री को लेकर इसमें आपसी संघर्ष देखने को मिलता है। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे बल्कान क्षेत्र को किसी एक वीडियो में प्रॉपर। ठीक है, ये क्या था बल्कान संघर्ष, क्या था, ठीक है, वो लास्ट में पढ़ेंगे हम इसकी। तो ये था ना सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, कि सोवियत संघ का विघटन होने के बाद क्या क्या स्थिति देखने को मिली। विश्व एक ध्रुवीय बन गया, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, यूएसए एक शक्तिशाली बनकर उभरा, नए नए राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ और बाल्कन क्षेत्रों में संघर्ष देखने को मिला। ठीक है, तो ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा दो टॉपिक, सोवियत संघ के विघटन के कारण और सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। ठीक है, अगर इस दोनों ही टॉपिक से रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि चैप्टर लेंथी है, कॉन्सेप्ट वाइडर है और मे भी हो सकता है तो आपका जो 12th का न्यूली सिलेबस आएगा तो उसमें कुछ चेंजेस भी हो। ठीक है, सीबीएसई का 12th का जो न्यूली सिलेबस आएगा तो हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस भी आए। ठीक है, तो ये चैप्टर काफी लेंथी चैप्टर है, लॉन्ग चैप्टर है। ठीक है, और तो ये हमने पढ़ा 2 पार्ट। अगर इससे पहले की 2 वीडियो नहीं देखी है तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो नहीं जुड़ पा रहे मेरे से, ठीक है, उनको शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर चलेगा। ठीक है, अभी कहीं इसके 1-2 पार्ट हो सकते हैं, 5 पार्ट में कंप्लीट हो। ठीक है, तो ये पार्ट थर्ड था, इसके 2 पार्ट ऑलरेडी मैंने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।